अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एडजस्टिंग इवेंट्स की मैंने कल मिसालें बताई थी और उसमें सब में मेन बात ये थी कि इवेंट की अगर रीज़न ईयर एंड पे मौजूद थी तो एडजस्टिंग इवेंट है, और ईयर एंड के बाद रीज़न अराइज हो रही है तो नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, क्या मतलब एडजस्टिंग है? मतलब क्या एडजस्ट करना? इसका इफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज कर लेना है, कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट कर लेना है। और इसकी मिसालें दी थी मैंने। एक मिसाल बताई थी नहीं, सारी की सारी। एक मिसाल ये बताई थी कि ईयर एंड के बाद पता लगा कि ईयर के दौरान कोई एरर हो गया था, एडजस्टिंग है, क्यों, ठीक कर लें। फिर हमें ईयर एंड के बाद किसी पुराने फड्डे का डिसीजन आ गया, तो वो चूंकि पुराना फड्डा था तो उस डिसीजन का आ जाना एडजस्टिंग इवेंट है। क्या एडजस्ट करें? वो जो अकॉर्डिंगली प्रोविजन बनानी है, नहीं बनानी है, वो अकाउंट फॉर कर लें। फिर एक मिसाल, अच्छा ये मिसालें हैं, यानी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये मिसालें, और इनसे समझाने की कोशिश यही हो रही है कि एडजस्टिंग इवेंट क्या है। फिर एक मिसाल ये थी कि कोई बोनस या इसी तरह का कोई खर्चा जिसको प्रॉफिट्स की परसेंटेज से रिलेट किया हुआ है, तो वो साल खत्म होगा तो ही प्रॉफिट्स पता चलेंगे, तो उसकी अमाउंट का पता चलना एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों एडजस्टिंग इवेंट है? क्योंकि है ही वो फॉर द ईयर एक्सपेंस। और पांचवी मिसाल ये थी कि हमें ईयर एंड के बाद ये अंदाजा हो कि हमारा कोई एसेट ईयर एंड पे ही अपनी औकात खो चुका हुआ था, ईयर एंड पे ही उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी थी, जिसकी मैंने 3 आगे मजीद मिसालें बताई थी। प्लांट की इंपेयरमेंट, डेटर का बैंकरप्ट होना और इन्वेंट्री का डीवैल्यू हो जाना। और इसमें आगे मजीद तफसीलन जो बातें बताई थी वो भी रिपीट कर देता हूं। अगर हमें ईयर एंड के बाद प्लांट में पटाखा बोल गया और अंदाजा हुआ कि तो बड़े अरसे से खराब था, हम तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे, अब हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ गई, तो इस इंपेयरमेंट लॉस को 2023 में ही रिकॉर्ड कर लें या 2024 में? क्यों 23 में? क्योंकि प्लांट ईयर एंड पे ही खराब था, हमें नहीं रियलाइज हो रहा था। दूसरी मिसाल मैंने डेटर से बताई थी कि डेटर का ईयर एंड के बाद फ्लड से या आग से बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया और बैंकरप्ट हो गया, तो नॉन एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि बैंकरप्सी का रीजन तबाही, और तबाही आई ईयर एंड के बाद। दूसरी मिसाल ये बताई थी कि बैंकरप्ट हो गया लेकिन उसके हालात बहुत अरसे से खराब चल रहे थे, पहले उसने बताया कभी कुछ नहीं था, तो अब क्यों एडजस्टिंग? क्योंकि रीजन उसके हालात की खराबी ईयर एंड पे ही मौजूद थी। फिर इसमें एक डिफॉल्ट बात ये बताई थी कि अगर सवाल में खामोशी है, कोई रीजन नहीं बताई, तो यकीनन डेटर के हालात पहले ही खराब थे, तो भी एडजस्टिंग था। फिर इन्वेंट्री की काफी सारी मिसालें बताई थी। एक मिसाल ये बताई थी कि इन्वेंट्री आग लगने से या फ्लड गीली होने से खराब हुई और सस्ती बिकी, और ये खराबी ईयर एंड के बाद आई, तो नॉन एडजस्टिंग। फिर अगर ये रैक में नीचे करके चीजें पड़ी हुई थी बहुत अरसे की और खराब हो गई हुई थी, फिर जब फाइनली बिकने की बारी आई तो पता चला कि ये तो खराब थी, तो अब सस्ता बिकना एडजस्टिंग, क्योंकि बहुत अरसे से खराब थी। फिर एक मिसाल मैंने दी थी कि आईफोन 15 अनाउंस हो जाए और आईफोन 14 जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उनके पास, उसकी वैल्यू डाउन हो गई। क्या एडजस्टिंग? पूरी बात बता लूं पहले। i14 का स्टॉक पड़ा हुआ है और i15 अनाउंस हो गया था ईयर एंड से पहले, जबकि असल में ये लॉन्च हुआ है ईयर एंड के बाद, तो इसकी वैल्यू ईयर एंड पे इसके वाकई लॉन्च होने की वजह से गिरी या पहले ही लोगों की सोच बदल गई थी? अब इससे रिलेटेड ना मैंने कुछ कंक्लूडिंग बातें जो इनफैक्ट कल भी बताई थी, रिपीट कर रहा हूं, उनमें से आप मजीद लिखना चाहें तो लिख लें, अगर कल ही लिख चुके थे तो काफी है, बस दोहरा देता हूं बातें। मैंने ये कहा था, अच्छा मैं तीनों की बात कर रहा हूं, पीपी की इंपेयरमेंट, डेटर की बैंकरप्सी और इन्वेंट्री की डीवैल्यूएशन, मैंने तीनों की बात कर रहा हूं। सवाल में रीजन बताया हुआ है और रीजन ईयर एंड के बाद का है, तो नॉन एडजस्टिंग। सवाल में रीजन बताया हुआ है और वो ईयर एंड तक का है,
एडजस्टिंग, और कोई रीजन नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट एडजस्टिंग। ये अगर कल नहीं लिखा था तो अब लिख लें। इसका मतलब कल नहीं लिखा था है? नहीं, और भी लोग हैं उस जमाने में। अगर वैल्यू गिरने की रीजन यानी एस प्लांट की इंपेयरमेंट, डेटर की बैंकरप्सी, इन्वेंट्री का वैल्यू गिर जाना, सवाल में रीजन बताई हुई है और वो रीजन ईयर एंड के बाद की है तो नॉन एडजस्टिंग, और अगर ईयर एंड से पहले की है तो एडजस्टिंग है। है जी क्या? हाँ हाँ, तीनों, ये मैंने एग्जांपल नंबर 5 में तीनों बातें की थी ना, तीनों के लिए हो रही बात। ठीक है, करूं अगली बात। अच्छा, अब रीजन को मैं और एक्सप्लेन करता हूं। जहां तक बात है ना प्लांट की इंपेयरमेंट और डेटर की बैंकरप्सी, इसकी रीजन आपको पहचानने में मसला नहीं होगा। प्लांट की इंपेयरमेंट और डेटर की बैंकरप्सी, इसका रीजन पहचानने में मसला नहीं होगा। लेकिन इन्वेंट्री की दो अलग अलग चीजें क्लियर रखिएगा। या तो इन्वेंट्री सस्ती बिक रही है फिजिकल खराबी की वजह से, या मार्केट परसेप्शन के चेंज होने की वजह से। या इन्वेंट्री सस्ती बिक रही है फिजिकल खराबी की वजह से या मार्केट परसेप्शन चेंज होने की वजह से। मिसाल, फिजिकल खराबी, फ्लड से खराब होना, मार्केट परसेप्शन चेंज, नया मॉडल आना। अब जो फिजिकल खराबी वाली बात है ना, वो फिजिकली खराब होगी तो ही होगी, फ्लड की खबरों से फिजिकल खराब नहीं हो जाएगी। लेकिन पब्लिक परसेप्शन, नया मॉडल आए ना आए, अनाउंसमेंट से ही रीजन बन जाएगी। मुश्किल बात कर दी दोबारा। डेटर, अच्छा ये सारी बात शुरू मैंने कहां से की है दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपको इनकी रीजन सवाल में बताई है तो आप देखिए वो रीजन पहले की है कि बाद की है। अगर ईयर एंड के बाद की है तो नॉन एडजस्टिंग है, और अगर ईयर एंड से पहले की रीजन है तो एडजस्टिंग है, और अगर रीजन नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट एडजस्टिंग है। अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन ये कर रहा हूं कि रीजन कैसे पता चलेगी। तो जो बैंकरप्सी है, मुझसे काम है, समझ नहीं आई बात। एक मिनट ऑफ करना। कहां थे हम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि सवाल में अगर रीजन, अच्छा ये सारी बातें किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं? एग्जांपल 5 जहां पर किसी पीपी की इंपेयरमेंट, डेटर की बैंकरप्सी या इन्वेंट्री के सस्ते घटिया हो जाने की बात हो रही है। तो अगर तो रीजन सवाल में बताई हुई है तो आप देखें ईयर एंड से पहले की रीजन है, बाद की है। ईयर एंड के बाद की रीजन है तो नॉन एडजस्टिंग, ईयर एंड से पहले की रीजन है तो एडजस्टिंग, और अगर कोई रीजन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एडजस्टिंग। अब इसमें मैंने अगला लेवल ये बताया कि रीजन कैसे पहचाने। तो जो डेटर की बैंकरप्सी है ना, उसका रीजन पहचानने में सवाल में नहीं होती मुश्किल, लेकिन इन्वेंट्री में रीजन पहचानते हुए ये फर्क जान लेना कि फिजिकल खराबी रीजन है या पब्लिक परसेप्शन चेंज होना रीजन है। अगर फिजिकल खराबी रीजन है ना, तो वो इन्वेंट्री फिजिकल खराब होगी तो रीजन अराइज होगा। यानी सैलाब की न्यूज से नहीं इन्वेंट्री खराब हो जाएगी। इन्वेंट्री फ्लड हिट करेगा तो खराब होगी। आग लगाने वाले की धमकियों से नहीं इन्वेंट्री खराब होगी, आग लगेगी, इन्वेंट्री सड़ेगी तो खराब होगी। तो अगर फिजिकल खराबी रीजन है तो वो रीजन अराइज ही कब होगी? जब फिजिकल खराबी होगी, सिर्फ खबरों से नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट परसेप्शन चेंज होना रीजन है तो वो नया मॉडल फिजिकली आ जाने की बजाय पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाना ही रीजन है। क्योंकि मार्केट परसेप्शन लोगों की कब चेंज हो गई, लोगों ने कब अपनी बाइंग रोक ली? जब अनाउंसमेंट हो गई। तो अगर इन्वेंट्री की वैल्यू गिरने की रीजन फिजिकल डिफेक्ट है तो वो कब अराइज हो रहा है? जब फिजिकल डिफेक्ट हो रहा है, खबरों से नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर रीजन पब्लिक परसेप्शन चेंज होना है तो वो रीजन कब अराइज होगी? जब पब्लिक अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, बस इससे पहले कि आप भूलें, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से समझा लें। समझदार लोग हैं आप, जैसे अपने आप को समझाना चाहें समझा लें।
चले, समझा लिया अपने आप को, आपने खूब समझा लिया। अच्छा, आप देखें ये जो मिसालें हैं ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के थी। सवाल इनका कुछ उलट भी टेस्ट हो सकता है। जैसे कल तक बात हो रही थी कि हमारा डेटर है 50 मिलियन का और वो बाद में बैंकरप्ट हो रहा है, तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग डिपेंड करता है ना, रीजन क्या है बैंकरप्सी का। अगर एडजस्टिंग है तो क्या करें, क्या एडजस्ट करें? 2023 में ही बैड डेट रिकॉर्ड कर लें। अब यही चीज आपसे उलट भी टेस्ट हो सकती है, यानी आपसे ये टेस्ट हो सकता है कि ईयर एंड पे हम एक बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके थे 10 मिलियन का, क्योंकि हमें लगता था बंदा ही सही नहीं है, इसके पास पैसे वैसे है ही नहीं। ईयर एंड के बाद पैसे दे दिए उसने, पैसे दे दिए तो हैं, जज्बाती आंसर है। रीजन देखेंगे, अगर तो हम ही बेचारे पे शक कर रहे थे, वो पहले ही बहुत अच्छा था, उसके हालात पहले ही अच्छे थे, देने थे पैसे उसने, तो हम ही सिर्फ बदगुमानी कर रहे थे। अब पैसे दे दिए तो एडजस्टिंग है, क्या करें एडजस्ट। और अगर रीजन ये पता चली कि उसके ना अब्बा जी फौत हो गए थे इधर, और अब्बा जी फौत हुए हैं तो उसके विरासत में मालो माल हो गया, और फिर उसने लोगों के पैसे देने शुरू कर दिए, अब ये नॉन एडजस्टिंग। और अब्बा जी पिछले साल से बीमार हो तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, फिर इवन के खुदकुशी का नोट भी लिख दिया अब्बा ने। फिर क्यों? क्योंकि अब्बा जी ने मरना था तो विरासत इस तक मिलनी थी, तो इसलिए अब ये रीजन नॉन एडजस्टिंग है और ये ऐसे ही रहेगा। तो वो जो हम बैंक की बात कर रहे थे, वो इससे उल्टा भी टेस्ट हो सकता है। देखो, रिकवरी तो वैसे ही नेक्स्ट ईयर है, कैश डेबिट तो वैसे ही नेक्स्ट ईयर है। बात ये सिर्फ हो रही है कि बैड डेट बुक्स में रिकॉर्ड रहे या रिवर्स कर दें। अगर ये रिकवरी एडजस्टिंग डिसाइड होती है तो ये रिवर्स कर देंगे, अगर नॉन एडजस्टिंग डिसाइड होती है तो ये ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है जी, एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स डन। मैंने एडजस्टिंग इवेंट की हेडिंग दी थी और इसमें एग्जांपल्स कर, जी बोले। हाँ, देखिए, अगर तो अनऑफिशियली ईयर एंड से पहले न्यूज आ गई तो ये र्यूमर भी हो सकती है। अगर तो ईयर एंड के बाद, अच्छा सवाल दोहरा देता हूं, सवाल ये है कि आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है, इस बात की न्यूज नहीं आई, लोगों ने एवी बात फैलानी शुरू कर दी ईयर एंड से पहले। ईयर एंड के बाद वाकई ऑफिशियली न्यूज आ गई, अब मोबाइल की वैल्यू सस्ती हो जाना, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? वही सवाल ही दोहरा रहा हूं। ईयर एंड, अफवाहें फैल गई, र्यूमर्स ईयर एंड से पहले आ गई कि नया मॉडल आ रहा है, कंपनी ने कोई ऐलान नहीं किया था, लेकिन लोगों ने अफवाहें फैला दी मार्केट के अंदर, न्यूज अफवाहों की वजह से डिमांड सप्लाई कम हो गई। ईयर एंड के बाद ऑफिशियली न्यूज आ गई, क्या नॉन एडजस्टिंग? सुन तो लो पहले। हाँ जी, क्यों नॉन एडजस्टिंग? चले, हाँ तो हाँ तो एडजस्टिंग क्यों?
तो हमारी तो कंपनी में से किसी ने पहले ऐसे थोड़ी हो सकता है कि कोई भी अरेंजमेंट करे, हमारे उसी फ्यूचर में अभी। अच्छा, इसमें ना ये बहुत सिंपल आंसर नहीं इसका हो सकता, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। देखना पड़ता है कि अफवाह क्यों फैली है, क्योंकि हो सकता है ना कि ये ऑफिशियल ही हो, लेकिन नहीं, मेरा मतलब है कि सही न्यूज हो लेकिन लीक हो गई हो, और वो महीने बाद पता चल जाए कि सही डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, तो फिर तो हम इसको एडजस्टिंग कह देंगे। लेकिन अगर ये अफवाहें थी और बाद में तुक्के से ये ऑफिशियल न्यूज आ गई, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग है। तो इसको तो देखना पड़ेगा कि अफवाहों की हैसियत क्या थी। कॉन्सेप्ट यही है कि ईयर एंड पे अगर नए मॉडल, नया वर्जन, नया प्रोडक्ट पब्लिकली मार्केट में ये न्यूज मौजूद थी कि ये आ रहा है और सही न्यूज मौजूद थी, तो परसेप्शन ईयर एंड पे बदल चुकी थी। करना क्या है भाई? एडजस्टिंग इवेंट। अब क्या करें? ट्रीटमेंट क्या करें? एडजस्ट कर दें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जी 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 मैं बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि अफवाहें क्यों थी, लोगों ने, कंपनी ने क्या अफवाहों की वजह से नया मॉडल रातों रात बना दिया, क्या हुआ। अफवाहों की वजह से इतनी वायरल होगी, कंपनी में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, तो हो गया, इस वजह से फिर एडजस्ट करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं लीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब रातों रात तो नया मॉडल नहीं बन गया ना। चलो 1 महीना लग गया, देखो प्रैक्टिकली ना ऐसा होता नहीं है कि एक बिजनेस नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे 2 महीने के अंदर अंदर बगैर फिजिबिलिटीज बनाए, तो नहीं, IS30 है रिसर्च डेवलपमेंट, तो इसकी होता नहीं है ऐसा प्रैक्टिकली। तो झूठी अफवाह थी ना। तो फिर देख रहे हैं कि मार्केट में हालात बाद में क्या हुए, लोगों को पता चल गया, नहीं पता चला। IS10 फेज में ये पता चल गया कि सब अफवाहें थी या नहीं पता चला, ये तो फिर अगेन डिपेंड करता है हालात। अगर अभी तक अफवाहें वैसी की वैसी हैं, हालात गिर ही गए हुए हैं, तो हमने फिर NRV पहले ही डाउन कर ली होगी। अगर हालात दोबारा अच्छे हो गए और नजर आ गया कि अफवाहें थी, तो हम लोग सही NRV रखेंगे। एडजस्टिंग इवेंट यही है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, जो एडजस्टिंग नहीं होगा वो नॉन एडजस्टिंग होगा। बल्कि साथ साथ मैं एक्चुअली आपको एक्सप्लेन कर ही चुका कि अगर इवेंट की रीजन ईयर एंड के बाद राइज हो रही है तो नॉन एडजस्टिंग है। इसकी ना एग्जांपल्स आप याद कर लें तो अच्छा है, रट्टा नहीं कह रहा, कीवर्ड याद कर लें, MCQs में हेल्प हो सकती है और वैसे भी सवालों में काम आ सकती है बात। तो इसके लिए आप आ जाएं पेज, पहला दूसरा ही पेज होगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर का पहला दूसरा पेज होगा, दूसरा होगा शायद, पता नहीं, या तीसरा होगा। 2.2.2 2.2.2 किसी बुक में 473 होगा, किसी में 481 होगा, है 480। 2.2.2 ये एग्जाम्पल्स हैं IS10 के मुताबिक नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की। इनमें से 1-2 हैं जो अभी आपके लेवल की नहीं है, उनको ऐसे ही याद कर लें, बाकी बता देता हूं, पहुंचे मैं बताता जाता हूं, जो आपको लगे कि इसमें आपको कुछ लिखना चाहिए वो लिख लेना। इन एग्जांपल्स की ना मैं आपको समरी बता रहा हूं, कीवर्ड बता रहा हूं, अगर आपको कोई काम की बात लगे, मार्क करना चाहें तो कर लें, अगर अंग्रेजी पढ़ के ही समझ आ रहा हो तो काफी है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स हैं, हेडिंग 2.2.2। हाँ भी कौन सुन रही है तो बताऊं। पॉइंट ए में ये कहा हुआ है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहा हूं, फाइनेंशियल एसेट्स IFRS 9 ईयर एंड पे किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा चलो, फाइनेंशियल एसेट्स यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स चले हैं फेयर वैल्यू पे। कब की फेयर वैल्यू? ईयर एंड। तो अगर हफ्ते 10 दिन बाद फेयर वैल्यू गिर जाए तो वो हमारा मसला नहीं है, हमने तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू लेनी है। तो अगर ईयर एंड के बाद मार्केट वैल्यू गिर रही है तो नॉन एडजस्टिंग। ये पॉइंट ए में लिखा हुआ।
ईयर एंड के बाद स्टॉक चोरी हो गया, जल गया, सड़ गया, नॉन एडजस्टिंग, ये बी में लिखा हुआ। सी, ईयर एंड के बाद सब्सिडरी को खरीद लिया, यानी 2023 जून के बाद सब्सिडरी खरीद ली, तो खुशी में 2023 में कंसोलिडेशन कर दें? नहीं, तो नॉन एडजस्टिंग है, ये सी लिखा हुआ है जी। कोई बात नहीं, कंट्रोल बनेगा तो ही कंसोलिडेशन होगी। ईयर एंड के बाद कंट्रोल बनाया तो ईयर एंड पे थोड़ी कंट्रोल था। डी, ये आपकी औकात से बाहर है, ये रहने दें। ये IFRS 5 है, CFA 1 में समझ आएगा, बस वैसे ही याद कर लें। ई, काफी सारी चीजें एक एक करके बताता हूं। ईयर एंड के बाद प्लांट खरीदा है तो खुशी में उसको ईयर एंड पे डेबिट कर लें। प्लांट ईयर एंड के बाद बेच दिया है तो गुस्से में ईयर एंड पे बुक्स में से निकाल दें। तो ईयर एंड के बाद कोई प्लांट खरीदना, बेचना, ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये ई में लिखा हुआ। अच्छा, ई में एक और चीज लिखी हुई है, ई है ना, ई में एक और चीज लिखी हुई है कि गवर्नमेंट बदमाशी करे और हमारी फैक्ट्री पे कब्जा कर ले कि निकलो यहां से, आज से ये हमारी है। इसको कहते हैं एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो ईयर एंड के बाद अगर गवर्नमेंट बदमाशी से हमारी फैक्ट्री पे कब्जा कर ले तो ये भी नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, एक टिप ही है, वैसे पता नहीं काम की है कि नहीं, सुन लें, अगर आपको लगता हो काम की है, समझ आती है तो लिख लेना, नहीं तो रहने देना। इतनी को बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन मुझे एट टाइम्स हेल्प हुआ है इस टिप से। अगर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में ये कंफ्यूज है ना कि ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, तो जितनी भी आपकी अकाउंटिंग की सेंस है आप उसको लगाते हुए देख लें ईयर एंड पे कि इसकी एंट्री होनी बनती है कि नहीं होनी बनती है। अगर आपको लग रहा है कि एंट्री तो होनी बनती है तो एडजस्टिंग है, नहीं होनी बनती तो नॉन एडजस्टिंग है। जैसे ईयर एंड के बाद प्लांट खरीदा है, ईयर एंड के बाद प्लांट खरीदा है तो ईयर एंड पे प्लांट डेबिट कर लें, नहीं तो नॉन एडजस्टिंग। तो इस तरह से कुछ चीजों में हेल्प हो सकती है कि आप देख लें ईयर एंड पे आपको लगता है कि एंट्री होनी बनती है तो एडजस्टिंग है, नहीं होनी बनती तो नॉन एडजस्टिंग है। कहां तक बताया? ई, एफ, प्लांट उड़ गया जी, ईयर एंड के बाद प्लांट उड़ गया, नॉन एडजस्टिंग है जी। IAS 37 के लेक्चर तो आप ले ही चुके होंगे। अगर आपने IAS 37 ही पूरा नहीं किया तो वो एसोसिएट कब सुनेंगे, कब पूरा करेंगे? IAS 37 जिन्होंने लिया है ना, तो मैंने उसमें एक लेक्चर नंबर 9 भी रिकॉर्ड कराया हुआ 40 मिनट का, और वो मैंने स्प्रिंग 23 से उल्टा चल के को तकरीबन स्प्रिंग 16 तक पास्ट पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप तभी सुन सकेंगे जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे। तो पॉइंट नंबर क्या बताने लगा था जी, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन बनने की 2 कंडीशंस, डिटेल्ड फॉर्मल अप्रूव प्लान हो और दुनिया वालों को बता दिया हो। तो अगर ईयर एंड के बाद दुनिया वालों को बता रहे हैं तो ईयर एंड पे प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग बनेगी? दुनिया वालों को ईयर एंड के बाद बता रहे हैं, नहीं बनेगी। ये पॉइंट जी है कि ईयर एंड के बाद हम कोई रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर रहे हैं तो नॉन एडजस्टिंग है। उसके बाद क्या है? एच, ईयर एंड के बाद शेयर इशू कर दिए तो ईयर एंड पे ही शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दें, नहीं, तो शेयर इशू करना ईयर एंड के बाद नॉन एडजस्टिंग है। आगे आई, हाँ जी, IAS 21, पता नहीं इसके भी लिए हैं कि नहीं लिए लेक्चर। IAS 21 मॉनेटरी एसेट, ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट अपडेट करते हैं। किस दिन का एक्सचेंज रेट? ईयर एंड। और अगर ईयर एंड के बाद एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए तो होता रहे, तो ईयर एंड के बाद एक्सचेंज रेट चेंज हो जाना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये पॉइंट नंबर आई में लिखा हुआ है। जे, IAS 12 में पढ़ेंगे ये बात, वहां दोबारा पढ़ लेंगे। IAS 12 कहता है कि कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स का रेट वो यूज करना है जो ईयर एंड पे मौजूद है, क्योंकि IAS 10 ये कह रहा है कि ईयर एंड के बाद अगर टैक्स रेट चेंज हुआ तो वो नॉन एडजस्टिंग है। ये जे में लिखा हुआ। IAS 12 पढ़ना है अभी, तो IAS 12 के मुताबिक इनकम टैक्स रेट ईयर एंड पे जो एक्टिव है वो यूज करना है। अगर ईयर एंड के बाद टैक्स रेट चेंज हुआ, कोई लॉ नया आ गया, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जी।
नहीं, फिर तो IS 10 नहीं है ना, ये IS 12 में देखेंगे, क्योंकि रेट जो है ना वो एक ईयर के लिए होता है, और अकाउंटिंग ईयर, टैक्स ईयर, टैक्स लॉस के मुताबिक जिस पे वो एप्लीकेबल है, जो एप्लीकेबल रेट है वो यूज करते हैं, लेकिन वो रेट यूज करना है जो ईयर एंड तक है एप्लीकेबल, वो यूज करना है। ईयर एंड के बाद अगर नया लॉ आ रहा है तो वो नहीं करना इस्तेमाल। तो टैक्स रेट चेंज हो जाना नॉन एडजस्टिंग के। अच्छा, हमने किसी कंपनी के लोन लेने की गारंटी दी है कि वापस करेगा ये, IS 37, ये क्या है? पता नहीं किससे बातें कर रहा हूं मैं। IS 37, किसी ने लोन लिया, हमने उसकी गारंटी दे दी कि देगा लोन वापस। ये हमारे लिए क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ईयर एंड के बाद हमने दी है किसी की गारंटी, तो उसको इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंटिंजेंट कह के डिस्क्लोज कर दें? नहीं। लास्ट, हमने कोई पुठी हरकत ईयर एंड के बाद की है, उसके खिलाफ केस, नॉन एडजस्टिंग। तो ये नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स हैं, और ये आप याद कर लें, रटा नहीं कह रहा, बस बुलेट पॉइंट्स याद कर लें, तो ये एग्जाम में काम आएगा। करना क्या है जी? किसमें? बी में। हाँ जी, नहीं, स्टॉक का लॉस मतलब फिजिकल लॉस ना, नहीं तो वो लॉस, वो उसी की बात हो रही है जो फिजिकली लॉस ईयर एंड के बाद हुआ है, उसी की बात हो रही है। नॉन एडजस्टिंग का करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, नो एडजस्टमेंट इज मेड। लेकिन दुनिया वालों को बताना जरूर है, फैक्ट्री में आग लग गई और बताएं भी ना, बताना जरूर है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर चाय का कप गिर के टूट गया वो भी डिस्क्लोज करते हैं? अगर कोई मटेरियल बात है, कुछ सिग्निफिकेंट है, तो बताना है दुनिया वालों को। तो एडजस्टमेंट तो कोई नहीं करनी, लेकिन डिस्क्लोजर जरूर बताना है। अच्छा, इसका डिस्क्लोजर वैसे बनवाया तो नहीं जाता, लेकिन चलें, अगर डिस्क्लोज करना भी हुआ तो इसके बारे में अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखना होता है, और उसमें दो बातें बतानी होती हैं, हुआ क्या है और नुकसान कितना हुआ है। हुआ क्या है ये बताना होता है, और कितना नुकसान हुआ ये बताना होता है। फाइनेंशियल इफेक्ट, नेचर ऑफ इवेंट बताना होता है, और फाइनेंशियल इफेक्ट बताना होता है। एडजस्ट करने का मतलब है डेबिट क्रेडिट कर लेना, और सिर्फ डिस्क्लोज करने का मतलब है वो जो वो जो डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर अंग्रेजियां लिख रहे होते हैं, बस वो अंग्रेजी लिखना। जैसे पीपीई के नोट में अगर ये अंग्रेजी लिख के बता रहे हैं कि ये पीपीई हमने फलाने लोन के अगेंस्ट गिरवी रखा हुआ है, ये डिस्क्लोज करना होता है। तो इस गिरवी रखने की एंट्री कोई नहीं होनी होती, बस डिस्क्लोज कर रहे हैं। सिर्फ डिस्क्लोज करने का मतलब है नोट्स में बस अंग्रेजी बता देना। या इसी तरह अगर गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में ये पीपी में एक अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जो ग्रांट मिली है उसकी अगर कंडीशन पूरी ना की तो 5 साल बाद वापस करनी पड़ जाएगी, तो वापस करनी पड़ जाएगी, तुमने कोई एंट्री थोड़ी की होती, तो जस्ट डिस्क्लोज करना। हाँ जी, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग डन। अब दो छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, एक एक दो दो लाइन की। एक चीज है ऑर्डिनरी डिविडेंड। ऑर्डिनरी डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल कब क्रेडिट होता है? जब डिक्लेयर होता है। तो अगर डिक्लेयर ना करें तो ना करें, तो ईयर एंड के बाद डिक्लेयर किया अगर, तो ईयर एंड पे पेएबल बना ले, नहीं। तो ऑर्डिनरी डिविडेंड का ईयर एंड के बाद डिक्लेयर करना इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो फिर इसको नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स में ही बता देते, अलग से इसलिए बताया है कि इसको डिस्क्लोज करना ही करना होता है। नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स की लिस्ट में एक एग्जांपल आ जाती, अलग से इसलिए बताया कि इसको करना होता है डिस्क्लोज। इसके लिए शर्त नहीं है कि इफ मटेरियल,
इसको करना ही करना है डिस्क्लोज। हाँ, तो ये IAS 10 में हम बाद में ही पढ़ रहे हैं। क्या मतलब ईयर एंड तक की चीज आएंगे? IAS 10 फेज है ईयर एंड के बाद, उस दौरान होने वाले वाक़े और उनके नतीजे में करनी है एडजस्टमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट कर देंगे। उस दौरान हुए वाक़े हैं बड़े बड़े वाक़े, एडजस्टमेंट कोई नहीं करनी, फिर भी दुनिया वालों को बता देंगे। तो इसलिए ये IAS 10 फेज ही की बात हो रही है। जी क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, फैक्ट्री में आग लग गई ईयर एंड के बाद, तो इसके लिए ईयर एंड पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री डाल दें? नहीं ना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन पीपीई के नोट के अंदर, पीपी का जो पूरा नोट था उसमें एक पैराग्राफ आ जाएगा कि अगस्त में एक फायर हुई थी जिसकी वजह से 25 मिलियन कैरिंग अमाउंट वाला प्लांट टोटली डैमेज हो गया हुआ है। बस ये अंग्रेजी बता देंगे। अब वो हमारी बुक्स में एज एसेट रहा होगा, यानी हमने बुक्स में से नहीं निकाला उसको, बैलेंस शीट में वो पीपी में आ रहा है, लेकिन एक पीपी के नोट में पैराग्राफ आ जाएगा कि अगस्त में आग लगी है, 25 मिलियन बुक वैल्यू वाला प्लांट जल गया हुआ है बियॉन्ड रिपेयर्स। तो ये बात डिस्क्लोज करनी है। पीपी की अमाउंट क्या? हाँ हाँ, वो प्लांट जो IAS 10 फेज में जल गया है वो बैलेंस शीट में हमारे पीपी में ही आ रहा होगा। अगर हम उसको पीपी से निकाल देते तो फिर तो हम एडजस्ट कर लेते ना, तो एडजस्ट नहीं करना, वो पीपी में शो होता रहेगा। लेकिन पीपी के नोट के अंदर एक पैराग्राफ आ रहा होगा कि अगस्त में आग लगी थी फैक्ट्री में, नेचर, उसकी वजह से 25 मिलियन बुक वैल्यू वाला प्लांट टोटली बियॉन्ड रिपेयर्स डैमेज हो चुका हुआ है। सिर्फ एक पैराग्राफ आएगा, वरना वो पीपी ऊपर आ रहा होगा बुक्स के अंदर, तो वो डिस्पोजल में आ जाएगा। पता नहीं क्या बात हो रही थी। हाँ, ये जो गोइंग कंसर्न मैंने हेडिंग दी है ना, इसमें बस 2 लाइनों की जगह छोड़ें, IAS 10 खत्म। प्रैक्टिस कराता हूं, एक सवाल करते हैं स्प्रिंग 21, क्योंकि स्प्रिंग 21 के बाद 4 अटेम्प्ट्स में ये सिर्फ 1 या 2 नंबर का MCQ ही आया है। प्रॉपर सवाल स्प्रिंग 21 में आया था। स्प्रिंग 21 वाला सवाल खोलें। है जी, तिब्बत लिमिटेड, तिब्बत लिमिटेड। अच्छा, या तो इसका ट्रू फॉल्स का सवाल हो सकता है, यानी ट्रू फॉल्स के अंदर आपको कुछ एक जुमला लिखा मिल सकता है कि लॉस ऑफ प्लांट ड्यू टू फायर अकर्ड इन अगस्त सेकंड वीक इज एन एडजस्टिंग इवेंट, फॉल्स। तो एक तो ट्रू फॉल्स हो सकता है। फिर MCQs हो सकते हैं, आपको कुछ 3-4 ऑप्शंस दी हुई, उनमें से पूछा हुआ इनमें से एडजस्टिंग कौन सा है। एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs हो सकते हैं, लेकिन इस पे 7-8 नंबर का, 10 नंबर का डिस्कशन क्वेश्चन भी आ सकता है जिसका जवाब अंग्रेजी में देना होगा। उसके लिए टिप्स बता रहा हूं, 3 चीजें याद रख लें, ये आपके आंसर में नजर आए। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फतवा, रीजन और ट्रीटमेंट। आपके आंसर में ये 3 चीजें एग्जामिनर को नजर आ रही हूं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फतवा, रीजन और ट्रीटमेंट का करना क्या है। IAS 10 के सवाल को आंसर करने के लिए मरकजी ख्याल बता रहा हूं कि आपके आंसर में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फैसला आ रहा हो, रीजन के क्यों कह रहे हैं ऐसा, और ट्रीटमेंट के करना क्या है। अच्छा, IAS 10 का सवाल है पहचाना कैसे जाएगा, क्या लगता है कैसे पहचाना जाएगा? ये नहीं लिखा होगा कि इन अकॉर्डेंस विद IAS 10, ये नहीं लिखा होगा। और बताएं, ईयर एंड के बाद के वाकयात बताए होंगे सवाल में। तो स्प्रिंग 21 पढ़ लें, स्प्रिंग 21 सारा पढ़ लें, करता हूं डिस्कस।
चलिए, आपकी फारिग शक्लों से लग रहा है कि सवाल पढ़ लिया आपने। चले, पढ़ लिया। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आज 1 फेब है, और अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 20 यू आर फाइनलाइजिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो IAS 10 का सवाल है, यानी एक महीना गुजर गया हुआ। अब रिक्वायर्ड में पूछा हुआ है डिस्कस, मतलब अंग्रेजी, हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स वुड। अच्छा, अब डिस्कस तो करना है, लेकिन अच्छा, डिस्कस करने में एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, रीजन, ट्रीटमेंट। लेकिन इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट की वजह से हमें आंसर में एक और सेंटेंस लिखना पड़ेगा। उसने कहा है कि आप बताएं कि टीएल का नेट प्रॉफिट कैसे इफेक्ट होगा। तो हर पॉइंट के आंसर में नेट प्रॉफिट को भी छेड़ना पड़ेगा। पॉइंट 1 एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। 25 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने नया लॉ चेंज किया और इनकम टैक्स रेट चेंज हो गए। अच्छा, होता रहे 2020 पे एप्लीकेबल, लेकिन नया लॉ कब आया है? 25 जनवरी। तो IAS 10 ने क्लियरली इसको एग्जांपल में बनाया है। तो आपके जवाब में, चूंकि IAS 10 में स्पेसिफिकली इसकी एग्जांपल मौजूद है, तो आप इसका जवाब ये देंगे कि एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है एज पर IAS 10, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी, बस डिस्क्लोजर होगा। अच्छा, यही तक आंसर कर देते अगर रिक्वायरमेंट में नेट प्रॉफिट का जिक्र ना किया होता। अब हम एक लाइन और लिखेंगे कि नॉन एडजस्टिंग है, इसलिए नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। पॉइंट 2 जी, नया लॉ बाद में जब 2020 में इसका हमारा फायदा होगा। नहीं, बात फायदे नुकसान की नहीं है, प्रॉफिट इफेक्टिव होगा। हम इसको एडजस्ट करने लगे। 2020 जब है, हम क्या 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको एडजस्ट करने लगे? क्या ये एडजस्टिंग है? तो जब एडजस्ट ही नहीं करने लगे तो नेट प्रॉफिट पे क्यों फर्क पड़ेगा इसका? पॉइंट नंबर 2 एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। इवन देन इसने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 2020, फिर भी ईयर एंड के बाद टैक्स लॉ चेंज हो जाना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जी। किसमें? देखो, जो भी नॉन एडजस्टिंग साबित कर रहे हैं हम, तो फिर प्रॉफिट नहीं एडजस्ट होगा ना। पॉइंट नंबर 2 एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग है। क्यों? ईयर एंड पे ही क्या हो रहा है? हाँ, शाबाश, ये कौम की अंग्रेजी का मसला है। आज डेट क्या है? 1 फेब। 31 दिसंबर पे 150 रुपए था, आज 162 हो गया। 31 दिसंबर पे ही नहीं 162 हो गया। द एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम, अब राइज कर गया है। कब? अब 1 फेब को। पहले कितना था? फ्रॉम 150 एज ऑन 31 दिसंबर। 150 जो कि 31 दिसंबर पे था, अब वो राइज होके 162 तक पहुंच गया। अब मतलब 1 फरवरी को
तो ये ईयर एंड के बाद एक्सचेंज रेट चेंज हो जाना, इससे हमारे डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नॉन एडजस्टिंग है। इसका रीजन भी हम यही बताएंगे कि एज पर IAS 10 एक्सचेंज रेट का चेंज होना नॉन एडजस्टिंग है, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ डिस्क्लोज होगा और नेट प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 नॉन एडजस्टिंग है। ये वही बात है जो भी मैंने वो अब्बा जी की विरासत तकसीम की थी। हमारा एक कस्टमर था, उसने ईयर एंड के बाद अपने सारे पैसे सेटल कर दिए, जबकि ईयर एंड पे हम इसका बैड डेट बनाए बैठे थे। तो ईयर एंड के बाद रिकवरी हो गई। क्यों कर सका वो ये काम? क्योंकि उसने लोन लिया है ईयर एंड के बाद, जबकि पहले उसकी हालत खराब ही थी। तो ईयर एंड तक वो बैड ही था, ईयर एंड के बाद अगर रिकवरी हो रही है। अच्छा, अब आप सिर्फ इतना नहीं कहेंगे एज पर IAS 10 ये नॉन एडजस्टिंग है। पहले दोनों पॉइंट्स में तो मैंने इसलिए एज पर IAS 10 कह दिया था कि उसमें वो एग्जांपल्स लिखी हुई थी। अब हम ये बताएंगे कि इसकी रिकवरी लोन लेने की वजह से हुई है, जो ईयर एंड के बाद लिया है। ईयर एंड तक तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी ही थी, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग है और हम अपने बैड डेट्स को एज इट इज रखेंगे, तो नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा। पॉइंट 4, हाँ जी, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? हाँ जी, ये एक जज्बाती आंसर है और एग्जामिनर ने आपके साथ शरारत ये की थी कि एडजस्टिंग कर दे, आप एडजस्टिंग हुई। तो इसमें वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग वाली बात ही नहीं है। कौन सा IAS 10 इसमें? क्या हो रहा है ईयर एंड के बाद? कब आई है? तो दिसंबर में आई है ना, तो IAS 10 किधर है? IAS 10 नहीं है इसमें। अरे भाई, दिसंबर में स्कीम आई है ना, तो IAS 10 कहां से आया इसमें? तो ये IAS 10 का पॉइंट ही नहीं है, ये आपके बचपन के पढ़े हुए IAS 20 का पॉइंट। IAS 20 में पढ़ा था और कुछ लोगों को कुदरत ने मौका दिया, अभी भी पढ़ रहे हैं। दिसंबर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगर आपने एम्प्लॉइज ना निकाले तो हम आपको उनकी तनख्वाहों में से 25% रीइंबर्स कर देंगे। बस आप पहले ऑडिट करवा लें, फिर अप्लाई करना, फिर देंगे हम पैसे कुछ महीनों के बाद। अब इसमें ICAP से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि ICAP, अच्छा हाँ, पहले पुरानी बात बता दूं, गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि हम कंडीशंस पूरी कर लेंगे और ग्रांट विल बी रिसीव्ड। कंडीशंस पूरी तो ऑब्वियसली कर ही चुके हैं, 2020 तो एंड हो ही गया है, तो एम्प्लॉइज को तो हमने नहीं निकाला। अब ग्रांट विल बी रिसीव्ड, हाँ जी। इसमें ना ICAP ने सोल्यूशन में कहा हुआ है कि ये तो बड़ा लंबा काम है, पहले ऑडिट कराओ फिर अप्लाई करो, कोई नहीं मिलनी ग्रांट, जबकि मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए था कि बेशक मंथ्स का प्रोसीजर है, लेकिन इफ, साथ इफ लिख के, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, तो फिर हम ग्रांट और रिसीवेबल को दिसंबर में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इतनी सी अंग्रेजी से ना ये कंफर्म नहीं हो रहा कि रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, तो इसलिए इसके आंसर में हमें ये कहने चाहिए मेरे ख्याल में कि इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस के ग्रांट मिल जाएगी। बेशक मंथ का प्रोसेस है, लेकिन इफ रीजनेबल एश्योरेंस है तो फिर हम इसको ग्रांट इनकम और साथ रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये IAS 10 नहीं था सच। हाँ जी, IAS 10 की कोई बात समझ आई? पिछले 8 साल में तो ये एक ही सवाल है। बहरहाल उससे पहले भी सवाल हैं, तो वो हस्बे तौफीक है, आप जो करना चाहें जरूर करें, आपकी मर्जी है। इधर इसमें देखिए पेज डिविडेंड और गोइंग कंसर्न की हेडिंग होगी और उससे अगले पेज पे एक एग्जाम नोट का डब्बा बनाया हुआ मैंने, 4, 7, 4 और मैंने एक एग्जाम नोट का डब्बा बनाया हुआ है ऑर्डिनरी डिविडेंड गोइंग कंसर्न की हेडिंग से अगले पेज पे कुछ 6-7 लाइनें लिखी होंगी उसके अंदर। मिल गया? अच्छा, इसमें कहा क्या हुआ है वो समझ लें। ये ICAP में तो खैर टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ACC के एक सवाल में देखा था मैंने, जो इवेंट का एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट होना है। मिसाल के तौर पे हमारा एक ही प्लांट था, यानी एक ही फैक्ट्री थी, ईयर एंड के बाद सारी बह गई सैलाब में, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। हमारा एक ही डेटर था, सारी जिंदगी भर जो कमाया सब गुड्स में लगा के सब उसी को बेच दिया, या तो जिंदगी बनाएगा या बर्बाद करेगा, वो बैड डेट हो गया ईयर एंड के बाद। हालात पहले ही खराब थे, हैं, बैंकरप्ट हो गया, हालात पहले ही खराब थे उसके, तो एडजस्टिंग है। तो इन दोनों मिसालों में से एक एडजस्टिंग और दूसरी नॉन एडजस्टिंग, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि हम बर्बाद होने लगे, हम नहीं बचते अब।
तो अगर कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो जाए जिससे हमारी बर्बादी नजर आने लग जाए, तो मैनेजमेंट को चाहिए होता है कि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को दोबारा चेक करे। अब ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर एक प्लांट की यूजफुल लाइफ 20 साल लिखी हुई है, तो हम ये कह नहीं रहे, लेकिन अंडरस्टूड है कि हमारा बिजनेस 20 साल चलेगा तो प्लांट 20 साल चलेगा ना। तो इसको गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे। अगर तो बिल्कुल ही बुरे हालात हो जाएं, तो मैनेजमेंट को चाहिए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन दोबारा चेक कर ले। आपने सिर्फ नसीहत ही करनी है, आपने ये नहीं कहना बिजनेस बंद कर दो। ये जरा डब्बा पढ़ के देख लें, ये एग्जाम नोट वाला डब्बा पढ़ के देख लें। Yes, sir. लास्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट को लगे ना कि अब हम नहीं बचने वाले, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस चेंज हो जाती है, करंट नॉन करंट सब खत्म हो जाता है। वो आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल बदल जाती है, सब कुछ करंट रिलाइजेबल वैल्यूज पे आ जाता है। तो वो लिखा हुआ बस। IAS 10 खत्म, और एक सवाल लिखें, ये IAS 37 के लेक्चर नहीं यार, चलें सवाल लिखें, IAS 37 और IAS 10 का मिक्स। सवाल लिखें, सवाल बड़ा टाइम है भी, सवाल लिखें। A business sells goods. A business sells goods with 3-month warranty. 3 months warranty. Sales for the last quarter of 2022. Sales for the last quarter of 2022 were as follows. अक्टूबर की सेल्स 18 लाख 1.8 मिलियन। नवंबर की सेल्स 3 मिलियन। और दिसंबर की सेल्स 4.4 मिलियन। अक्टूबर की 18 लाख, नवंबर की 30 लाख 3 मिलियन, और दिसंबर की 44 लाख 4.4 मिलियन। Based on past experience, it is estimated that 9% of goods return for warranty claims. 9% of goods return for warranty claims. Return for warranty claims. अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। ये मैं ना भी कहता तो पता चल रहा है कैसे। मैं लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कह रहा हूं, तो जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है। एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट्स in respect of
last quarter's sales, actual repair costs in respect of last quarter's sales were incurred as follows. ये डाटा देखें, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा तो जा रहा है, ये मैंने सवाल ही बेकार किया, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। जो अक्टूबर के महीने की सेल्स थी उससे रिलेटेड एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट नवंबर में इतनी हुई, दिसंबर में इतनी, जनवरी में इतनी। जो चीजें नवंबर में बेची थी उनसे रिलेटेड जो क्लेम आए और उनकी जो एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट हुई, नवंबर में इतनी, दिसंबर में इतनी, जनवरी में इतनी, फरवरी में इतनी। जो दिसंबर में चीजें बेची उनसे रिलेटेड जो क्लेम आए, उनकी जो रिपेयर करनी पड़ी, नवंबर में कोई नहीं, वो तो दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर में इतनी, जनवरी में इतनी, फरवरी में इतनी। और अभी इस वक्त फरवरी एंड ही हमारे सामने आया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम फरवरी एंड पे कर लेंगे पूरी। जी जी, अक्टूबर की, हाँ ये तो आप सोचें। फर्स्ट अक्टूबर को जो चीजें बेची होंगी उनके 3 महीने कब पूरे होंगे? 1 जनवरी को। 2 अक्टूबर को जो चीजें बेची होंगी 2 जनवरी को। 3 अक्टूबर को जो चीजें बेची होंगी 3, यानी अक्टूबर में जितनी भी चीजें बेची होंगी उनकी वारंटी पीरियड जनवरी एंड में खत्म हो जाएगा। जो चीजें नवंबर में बेची होंगी उनकी वारंटी फरवरी में खत्म हो जाएगी। जो चीजें दिसंबर में बेची होंगी उनकी वारंटी मार्च में खत्म होगी। अब पूछें, मार्च का डाटा है ही नहीं भी, क्योंकि हम फरवरी के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म कर रहे हैं। ये IAS 10 फेज हो गया, ये 22 ईयर एंड है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन IAS 10 फेज 2 महीने और गुजर गए हुए हैं। ईयर एंड पे अकाउंटेंट ने अभी तक कोई प्रोविजन नहीं बनाई हुई। रिक्वायर्ड है मुझसे कि प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितनी बनानी है। अभी 31 दिसंबर 22 ईयर एंड है और प्रोविजन फॉर रिपेयर्स की अमाउंट रिक्वायर्ड है। एक चीज तो मिस हो गई, सॉरी, एक सवाल में एक लाइन और लिखें, सवाल में एक लाइन और लिखें। एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट 10% ऑफ सेल वैल्यू, 10% ऑफ सेल वैल्यू।
एक्स्ट्रा क्लास में इंशाल्लाह जरूर होगी। शुभ शुभ बोलो यार, जरूर होगी इंशाल्लाह। सवाल नोट करें ना, मैं करता हूं सॉल्व। फिर मैं आपका खादिम मैं नहीं करना ना, मैं करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं उसको। है कर दूं मैं? है रिक्वायर्ड बताया ना। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स ईयर एंड पे कितने की बैलेंस शीट में लाने की जरूरत है? अच्छा, अगर ये सब ना होता, ये तो है तो आई स्टैंड का ना होता। अगर ये 2 महीने ना गुजरे होते, ये डेटा ही ना होता, आपसे सिर्फ 31 दिसंबर 22 पे प्रोविजन पूछी होती, तो ये काम हम पहले कर चुके हुए हैं। तब कैसे सॉल्व करते? अगर ये जनवरी फरवरी यानी IAS 10 मिक्स ना हुआ होता, तो प्रोविजन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते? बताएं क्या करूं? मैंने पूछा है कि अगर ये IAS 10 फेज का डाटा ना बताया होता, IAS 10 मिक्स ना हुआ होता, जैसी IAS 37 में प्रैक्टिस कर रहे थे वैसी ही होती, तो प्रोविजन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते? अक्टूबर वाली सेल का क्या करूं? 18 लाख, 10%, 9%, ये है खर्चे का अंदाजा। लेकिन जो हो चुका उसकी फिर से थोड़ी प्रोविजन बन जाएगी। 12, ये हो चुका होता है ना। 30,800। नवंबर वाली फिगर 3 मिलियन, 10%, 9% माइनस 19। और दिसंबर वाली सेल्स 44, 10%, 9% माइनस 2400, 37। अच्छा, ये अभी इस सवाल का आंसर नहीं है। मैंने कहा अगर ये डाटा ना होता तो, यानी IAS 10 मिक्स ना होता, जैसे IAS 37 में प्रैक्टिस करा रहा था, और इस हद तक तो मेरे ख्याल में मैं 4th क्लास में पहुंच ही चुका था। अगर IAS 37 तक का सवाल होता, ये डाटा ना होता, तो ये आंसर था। ये काम कराया हुआ है मैंने। खर्चे का बेस्ट अंदाजा माइनस जितना खर्चा एक्चुअली हो चुका, क्योंकि जो हो चुका उसकी तो नहीं प्रोविजन दोबारा बनेगी, तो ये हम लोग इस तरह प्रोविजन कैलकुलेट करते। अब ये जो आंसर आता है इसका, ये हमारी प्रोविजन किस अमाउंट की हुई? जो खर्चा हो चुका, जो होगा उसका बेस्ट अंदाजा। जाग रहे हैं? बस खत्म कर रहा हूं, सवाल पूरा कर लूं, खत्म कर रहा हूं क्लास। IAS 10 खत्म हो गया। कल IAS 12 करूंगा शुरू इंशाल्लाह। है? हाँ जी, हाँ जी, वो IAS 12 कल शुरू करूंगा, और शुरू में एथिक्स पढ़ा के, तो फिर IAS 12 इंशाल्लाह कल शुरू कर दूंगा मैं। अगर IAS 37 का ही सिर्फ सवाल होता, यानी ये डाटा ना दिया होता, तो प्रोविजन ऐसे कैलकुलेट करते, और ये अमाउंट क्या शो कर रही होती? हमारा बेस्ट अंदाजा किस खर्चे का? जो होगा। ये हम लोग ईयर एंड पे प्रोविजन बना लेते। लेकिन ये 2 महीने गुजरने से, IAS 10 फेज गुजरने से, हमें कुछ एक्चुअल रिजल्ट्स नजर आ गए। तो वो जो हम अंदाजे लगा रहे हैं, जब उसके एक्चुअल रिजल्ट नजर आ ही गए हैं, तो हम फिगर सही कर लेते हैं। अच्छा, कहेंगे उसको स्टिल हम प्रोविजन ही कहेंगे, इसको स्टिल प्रोविजन अंदाजा। लेकिन जो मैंने बात शुरू की थी कि आपको असाइनमेंट मिली और मैच के बारे में असाइनमेंट मिली है, तो जब एक्चुअल रिजल्ट शाम को पता लग ही गया है, तो आप लोग रिपोर्ट अपनी लिख बेशक ऐसे ही रहे होंगे कि मेरा अंदाजा है कि फलानी टीम की स्ट्रेंथ है तो फलानी जीत जाएगी, लेकिन आप वो अंदाजे के नाम से कौन सी टीम के जीतने का लिखेंगे? जो जीत गई है, क्योंकि आपके पास टाइम था, आपने अगले दिन असाइनमेंट जमा करानी है। तो अब जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए 2 महीने नजर आ गए, एक्चुअल रिजल्ट नजर आ ही गया है, तो हम ये जो प्रोविजन का अंदाजा बना रहे हैं, इसकी अमाउंट को ठीक कर लेते हैं। जो अक्टूबर और नवंबर वाली सेल है, हमें उसकी कंप्लीट पिक्चर नजर आ चुकी है। क्यों कंप्लीट पिक्चर कह रहा हूं मैं इसको? वारंटी खत्म। अक्टूबर वाली सेल्स की वारंटी कब खत्म होनी थी? तो बस देखें, इधर कुछ नहीं आना। नवंबर वाली सेल्स की वारंटी कब खत्म होनी? तो जो होना था हो गया, मजीद कुछ नहीं होना।
तो हमें अब ये 3800 और 19800 की जरूरत ही नहीं है, हम इसी को ही प्रोविजन कह देंगे। यानी अब हम अक्टूबर वाली लाइन के लिए इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय हम 5200 को अक्टूबर वाली सेल से रिलेटेड प्रोविजन बना देंगे। नहीं समझ आई? कुछ भी समझ नहीं आया? अगर आइस 10 फेज ना गुजरा होता, सिर्फ आइस 37 के लेक्चर लिए 3-4 तक ले लिए ना, तो ये काम कराया हुआ है मैंने। अगर आइस 37 का सवाल होता, ये 2 महीने ना गुजरे होते, तो हम लोग प्रोविजन ऐसे कैलकुलेट करते, खर्चे का अंदाजा माइनस जो खर्चा हो चुका। तो इस नीली वाली फिगर की इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारा ये बेस्ट अंदाजा है, इतना खर्चा और होगा, हम इसको प्रोविजन कह रहे हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए 2 महीने और गुजर गए हैं, कहेंगे अब भी हम प्रोविजन ही, लेकिन हमने अंदाजे जो लगाने हैं, तो जब असल पिक्चर नजर आ गई है तो फिर अंदाजे की अमाउंट भी तो चेंज कर लेते हैं ना। मैंने जब कल ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने वो क्रिकेट वाले मैच की मिसाल दी थी कि आप लोगों को असाइनमेंट दी टीचर ने कि जरा डिस्कस करें क्रिटिकली दोनों टीम्स को। आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई, कल जमा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब उस दौरान रिजल्ट नजर आ गए तो अपनी रिपोर्ट के अंदर आप ये लिखेंगे कि पाकिस्तान जीत गया है, आप कहेंगे जी मेरा अंदाजा है कि जीतेगा, तो हम कहेंगे इसको स्टिल अंदाजा ही, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट सामने आ गया है उन अमाउंट्स को हम अंदाजे के नाम से कह देंगे। नवंबर वाले को अब हम ये तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है, 21,800। लेकिन दिसंबर वाला चूंकि अभी मार्च का महीना बाकी है तो हमें नहीं पता असल पिक्चर क्या होने वाली है, तो उसमें फिर हम वो अंदाजा ही चलने देंगे। ये 2 महीने हो गए, अब हमें क्या पता कितना और होगा, तो है कब हो गया? ईयर एंड पे खड़े हैं हम ईयर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो क्या 31 दिसंबर तक ये हो गया हुआ है? फ्यूचर ही है ना, और मार्च वाला कितना है पता नहीं। तो हमारे लिए ये 3 महीने की फिगर कंप्लीट पिक्चर नहीं है, तो जब कंप्लीट पिक्चर ही नहीं है तो बस फिर अंदाजा है। तो 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये प्रोविजन बनेंगे। क्या अगर अकाउंटेंट ने ईयर एंड पे कोई एंट्री की ही नहीं हुई तो फिर इस अमाउंट से अब वो एंट्री करेगा। और अगर सवाल वाला कहता है कि अकाउंटेंट अकॉर्डिंगली ईयर एंड पे प्रोविजन की एंट्री कर चुका था, तो वो नीली नीली अमाउंट से कर चुका था, अब हमने उनको लाल लाल अमाउंट पे लाना है, तो जो डिफरेंस है उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, जाएं।